हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त एकेडमी। काफ़ी दिनों से हम लोग मिले नहीं है यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था मैं काम में अपने। और नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट के बाद अलॉटमेंट भी प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट सभी स्टेट में हो चुकी है और यूपी में कंप्लीट भी हो चुका है फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट। तो काफ़ी सारे बच्चों का सवाल था कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाए, किस तरीके से तैयारी की जाए, क्या क्या समस्याएं हैं उनको किस तरीके से सुलझाया जाए। कई सारे बच्चों की समस्याएं थी अलग अलग तरीके से। ये किसी के पास मेंटल प्रेशर था, कोई किसी ना किसी तरीके से परेशानी आ रही है बच्चों को, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह भी सिस्टम में पूरी तरीके से अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो हमने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने थोड़ा काम किया और जो हमारा स्टूडेंट रह चुका है उस स्टूडेंट को हमने बुलाया। इस साल उसने नीट एग्ज़ाम क्रैक किया, तो हमने सोचा कि हम खुद बताएं, इससे बेहतर है कि उस बंदे को ही बुला ले रहे हैं और वो खुद बताएगा तो ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए असली वाली चीज़ें पता लगेंगी कि एग्जैक्टली क्या उसने फील किया और किस तरीके से उनने चीज़ों को हैंडल किया। तो मैं बुलाना चाह रहा हूँ और जो हमारा स्टूडेंट रहा है नाजिम, इन्होंने इस बार नीट एग्ज़ाम क्रैक किया। तो नाजिम, ओवर टू यू। हाँ, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। माई सेल्फ नाजिम। और इस साल जो नीट 2020 एग्ज़ाम है वो मैंने क्लियर किया है। और इस साल जो स्कोर है वो मेरा स्कोर था 611 और अलॉटमेंट यूपी में हो चुका है और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। और सर हैं मेरे, अब मैं इनके सामने, आपके सामने, सर के सामने यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। तो ये सब चीज़ें रहीं। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं जो है एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा पहले थोड़ी बहुत खेती किसानी और मजदूरी करते हैं साथ में। तो ये हमारे लिए बहुत एक टफ़ टास्क था, क्योंकि हम दो भाई हैं। तो पापा का मेन मोटिव यही था कि मुझे एजुकेशन ज़्यादा से अच्छी दिलाई जाए, उसके बाद छोटा वाला जब थोड़ा बड़ा होगा तो उसे भी उसी तरह की एजुकेशन दिलाई जाए। तो शुरू में ही पापा ने जब किया तो मेरी स्टार्टिंग जो हुई वो एक प्राइमरी स्कूल से शुरू किया मैंने, गांव के यूपी बोर्ड का स्कूल प्राइमरी स्कूल शुरू करने के बाद पापा ने थोड़े टाइम बाद एफर्ट करा, अपने पास से थोड़ा सेविंग करी, उसके बाद मुझे एक सीबीएसई स्कूल में ट्रांसफ़र करा। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पापा का कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि अच्छे फैमिली के लोग, अच्छे स्टेटस वाले लोग ऐसी चीज़ नहीं पा पाते। उसके बाद भी वीक फैमिली से होने के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैंने अपना 10th पास किया फ्रॉम गुरु नानक देव सिख पब्लिक स्कूल फ्रॉम दरऊ उत्तराखंड, एंड आई हैव क्लियर्ड माई 12th फ्रॉम मिशन अकेडमी बाहड़ी। ये सब मेरी एजुकेशन थी और ये फैमिली ग्राउंड है मेरा। तो डॉक्टर और नीट के बारे में किस तरीके से चीज़ें तुम्हारे सामने आई? सर ये क्या कोई फैमिली में कोई डॉक्टर या फिर सर किससे चीज़ें देखने को एक्चुअली आप जो डॉक्टर वाला जो वर्ड यूज कर रहे हैं, शायद जो मेरी फैमिली में ये डॉक्टर वाला वर्ड तो बहुत ही दूर की बात है। मेरी फैमिली में पूरे एरिया में, मेरे पूरे ख़ानदान में कोई 12th पास नहीं है। ये डॉक्टर तो MBBS वाली चीज़ तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि क्या है। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा हमारा जो फैमिली के लिए एब्सोल्युटली सर, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि पहले डर था कि मैं इस पे कदम उठा रहे हैं, हम ये करने के लिए स्टेप अगले बढ़ा रहे हैं, तो सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, इधर उधर की आलोचनाएं भी झेलने पड़ती हैं, ये सब चीज़ रहता है सोसाइटी में। तो सर मैं पहला डॉक्टर हूँ, यहाँ तक कि मैं पहला 12th पास स्टूडेंट हूँ जो अपनी फैमिली से हूँ, अपने खानदान से। पूरा ये है स्टेटस सर। तो कितने साल आपको लगे कि नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने में? कितने अटैम्प्ट आपने लिए हैं? सर मैंने अपना 12th जब मिशन से किया तो ये था कि मैं ग्रेजुएट करूँ पहले। तो मैं बरेली आया, 12th में 80% मार्क्स होने की वजह से फैमिली का ये था कि मैं जो है BSc में एडमिशन ले लूँ। तो मैंने भी सोचा हाँ BSc में एडमिशन लूँ, लेकिन फिर पापा बोले ऐसा है तैयारी करके देखो, कुछ नहीं तो B फार्मा वगैरह कर लेना या फिर BMS वगैरह। अच्छा, मतलब ये टारगेट था कि B फार्मा मिल जाएगा तो वो कर लेंगे। हाँ, यस, प्राइमरी टारगेट ये था। तो प्राइमरी एम सर यही था कि मुझे B फार्मा करना है। लेकिन जब मैं तैयारी करने आया, पहले साल तैयारी की, तो फिर ये लगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने रेगुलर करना शुरू किया, पढ़ाई शुरू की। तो अब ये प्राइमरी जो B फार्मा था, जो प्राइमरी एम, वो एम जो है BMS या BMS में कन्वर्ट हो गया। मैंने फर्स्ट ईयर एग्जाम दी, आई स्कोर 376 मार्क्स, 376 नंबर आए। अपने पहले अटैम्प्ट के बारे में बताओ, किस तरीके से चीज़ें हुई और क्या क्या गलतियाँ हुई, क्यों आखिरकार फर्स्ट अटैम्प्ट में हम पीछे रहे? सर फर्स्ट टाइम जो था वो इतना खास अच्छा नहीं रहा। फर्स्ट टाइम में जो हाँ। मार्क्स जो स्कोर हुए वो 376 नंबर सर आए। तो उसके बाद ये लगा हाँ कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सर सेकेंड अटैम्प्ट की तरफ जो है अपना स्टेप अगले बढ़ाया और सेकेंड अटैम्प्ट दिया। तो सेकेंड अटैम्प्ट जब दिया, तैयारी की, ठीक है, तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो कमियां रह गई थी हमारी,
तो उनको किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की? सर पहले क्या तो हुआ? मैंने शुरू के एक मंथ जब सेकेंड अटैम्प्ट के लिए प्रिपरेशन शुरू की, तो मैंने पहले शुरू के एक मंथ जो है ये सॉर्ट आउट किया मेरी पिछले साल की कमियां क्या थी, कि मेरे पास नोट्स कम थे, मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज है। तो मैंने ये सारा डेटा कलेक्ट, यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है, यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें मैंने जो है कलेक्ट करी, अपनी नॉलेज को बढ़ाया, और फिर मैंने पूरी जान अपनी एक तरीके से पूरा एफर्ट किया और मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया। तो सेकेंड अटैम्प्ट में जो रिज़ल्ट आपका मिला वो किस तरीके से आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिला, या फिर? सर थोड़ा ये था कि इसका रिजल्ट अच्छा था, मेरे 535 मार्क्स थे, बट गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस नहीं मिल पाया। इसके बावजूद मुझे ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं बीएमएस या बीएमएस ले सकता था। तो लेकिन पापा जो मेरे बी फार्मा करने भेजे थे, इस बार उन्होंने बीएमएस को भी मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें ना तो बीएमएस लेना है और ना ही बीएमएस लेना है, एक साल और तैयारी करना है। यहाँ तक कि मुझ में भी कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मैंने थर्ड अटैम्प्ट इसलिए लिया। ओके, तो थर्ड अटैम्प्ट जैसे लिया, तो अब तुम्हें कुछ कमियां अभी भी रह गई, सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ना कुछ लूप होल्स थे। यस सर। तो उन लूप होल्स को किस तरीके से फिल किया, क्या क्या परेशानियां अब आखिरकार तुम्हारे सामने आई, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, किस तरीके से तुमने चीज़ों को अरेंज किया, मैनेज किया? क्या सर बताना एक्चुअली जब चाहेंगे? थर्ड अटैम्प्ट शुरू हुआ, मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, तो अब एक ही टारगेट था कि एमबीबीएस में ही एडमिशन लेना है, कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। तो जब प्रिपरेशन शुरू की और लगातार बहुत मेहनत करने के बाद मैं जो है पढ़ाई कर रहा था, अच्छी पढ़ाई चल रही थी एकदम ट्रैक पे। उसके बाद ये अचानक से ये लॉकडाउन और ये कोरोना वाली बात सामने आई, इससे पूरा सिस्टम जो था लॉटपॉट हो गया सर। तो कोरोना और लॉकडाउन, जी सर। लॉकडाउन से क्या तुम्हारी स्टडीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा? क्या स्टडीज़ कुछ इन्हांस हुई, या फिर स्टडीज़ में तुम्हारी जो भी प्रिपरेशन थी वो कम हो गई, या किस तरीके से तुमने चीज़ों को हैंडल किया कि जो लॉकडाउन की वजह से जो समस्याएं हो रही थी, कैसे हैंडल की? सर पहला पॉइंट ये था कि जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में पहले तो ये था कि घर जाना पड़ा, और मेरे घर का ऐसा माहौल नहीं है, यहाँ तक कि घर भी इस तरह का नहीं है कि हम अपने सेपरेट स्टडी कर पाएँ। तो ये सब परेशानियाँ आई, कि ये था कि पहली बात तो घर की प्रॉब्लम थी, फिर ऊपर से ये प्रॉब्लम होने लगी कि कहीं से पैसे का इंतजाम हो, कोई लॉकडाउन, पापा का काम सब बंद, तो ये सारी दिक्कतें फिर लॉकडाउन में फेस हुई। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी तुम्हारे क्राइसिस सामने आई? बहुत ज़्यादा सर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे एक तरीके से कहते हैं कि अब दिल की बात आदमी कैसे बता सके, लेकिन ये था कि बहुत सारी दिक्कतें आई। तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो सेकंड लास्ट अटैम्प्ट तुमने दिया, जैसे कि उसमें कमियां तुम्हारी रहीं, अभी हम चीज़ों को उस मार्क पर नहीं पहुंच पाए अपने स्कोर को, तो वहाँ पर क्या कमियां थी और उनको किस तरीके से हैंडल किया? या अगर हम बात करना चाह रहे हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पढ़ाई के हिसाब से क्या कमियां रही हमारी, अगर सर, आप देखें तो? सर पहला तो ये कि जब जो लास्ट सेकेंड अटैम्प्ट था, उसमें जो कमी ये मैन रही कि फिर जो लैक ऑफ नॉलेज थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। सेकेंड सर, यानी कि नॉलेज की अभी भी यस सर कमी लग रही थी? कमी लग रही थी कि ये कमी है, इसीलिए फिर सर थर्ड अटैम्प्ट लिया, ठीक है। और उसको पूरा करने की कोशिश करी। तो थर्ड अटैम्प्ट में कुछ स्पेशल किया हो जो तुमने, जो कि पहले दो अटैम्प्ट में नहीं करा हो, जिसकी वजह से तुम्हारा स्कोर इतना ज़्यादा इन्हांस हुआ है, सर, तो वो क्या स्ट्रेटजी थी एक्स्ट्रा करिकुलर करने की? हाँ सर, इसमें सर जो मैन था, जिसे मैं समझता हूँ की पॉइंट था, वो सर मेरी रेगुलरिटी थी। Regularity। तो मैं फर्स्ट और सेकंड टाइम में रेगुलर नहीं था, जो थर्ड टाइम था मैं उसमें पूरा रेगुलर होके मैंने अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को समर्पण किया। ओके, तो अच्छा, थर्ड अटैम्प्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट स्ट्रेटजी क्या थी, कि प्रैक्टिस किस सब्जेक्ट को कितना हिसाब से किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, किसकी थ्योरी पे कितना ज़्यादा काम किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कितना ज़्यादा काम किया, किस हिसाब से काम किया, उसके बारे में क्या कहना सर है? एक मतलब यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि गलतियाँ जो फर्स्ट और सेकंड टाइम में कहीं ना कहीं ये भी थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी, तो इसको थर्ड टाइम ने पूरा करने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो पाए, और रेगुलर प्रैक्टिस का मोड था, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन प्रैक्टिस कर ली उसके बाद 4 दिन गायब, तो रेगुलर था, रेगुलर चाहे कुछ हो, शादी पार्टी या कुछ भी है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, छोड़ना नहीं है। तो जैसा ये हुआ कि लॉकडाउन को हमने देखा, लॉकडाउन आया, पेपर का पोस्टपोनमेंट हुआ, तो उस चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया, और क्या इम्पैक्ट लॉकडाउन की वजह से हमारे ऊपर रहा, और किस तरीके से हमने उस चीज़ों को हैंडल किया, इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या कहना है? सर जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मैं घर का माहौल ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन में घर पे पढ़ाई की जाए, घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि घर पे पढ़ाई शुरू की जाए। उसके बावजूद मैं घर पे रहना शुरू करा, तो पढ़ाई शुरू की, उसके बाद टेस्ट दिए, टेस्ट में स्कोर सर, जो टेस्ट स्कोर पहले 600 अबव आता था रेगुलर क्लासेस के दौरान, रेगुलर पढ़ाई के दौरान, तो ये जो स्कोर था वो 500 से ही बिलो पहुँच गया।
उसके बाद मैं 2 महीने घर पर रहने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ कि मार्क्स बहुत कम हो गए हैं, क्या किया जाए क्या नहीं। उसके बाद मैंने फिर, आप जानते हैं, आपसे कांटेक्ट किया कि सर क्या सही रहेगा क्या गलत, और आपने फिर बताया कि ये, फिर मैंने वही किया जो आपने बताया। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा, ठीक है, तुमने जो डिप्रेशन थोड़ा सा फील किया, तो उस तरीके को क्या स्ट्रेटजी रही हमारी कि हमने उसको ओवरकम किया, किस तरीके से डिप्रेशन को दूर किया, और हमारा जो स्कोर नीचे जा रहा था लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, उसको हमने कंसिस्टेंसी के साथ ही क्या इम्प्रूव कर पाए, और किस तरीके से हमने इम्प्रूव किया, हमारा फोकस क्या था उस टाइम पर? सर पहले तो आपने मुझे पहले तो आपने ये सजेशन दिया कि सब लोगों से दूर रहो, जो हमारा मेंटलिटी, इससे हम क्या है कि मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। तो हम जो है, आपने अलग सेपरेट रूम का इंतजाम किया, रूम दिलाया। उसके बाद आपका जो मेन मोटिव था वो यही था कि मुझ पर ध्यान रखा जाए, पर्सनली ही ध्यान रखा जाए, और मैं आपके कांटेक्ट में रहूँ। तो मैंने जो आपने स्ट्रेटजी बताई कि किस तरह से पढ़ाई करना है, वो सारी मैंने की। ठीक है, तो वही स्ट्रेटजी क्या रही थी उस टाइम पर? उस टाइम पे सर स्ट्रेटजी ये थी, जो पर डे का प्लान था कि मुझे क्या क्या करना है क्या नहीं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूँ तो सर पहले तो मेन जो मोटिव था वो ये था कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले जो डिसाइड हुआ स्टार्टिंग की 15-20 डेज़, तो उसमें क्या करा कि पर डे फिजिक्स में 100 क्वेश्चन, एंड केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन, और बायो में 200 क्वेश्चन पर डे की प्रैक्टिस थी। ये आपने मुझसे लगभग 15 से 20 दिन तक ये कराया। उसके बाद सर टारगेट ये सेट था कि इसके बाद क्या किया जाए, तो आपने फिर टेस्ट का सजेशन दिया कि टेस्ट दो। तो मैंने टेस्ट में भी, जैसे हमने उस टाइम पे ये किया था कि टेस्ट पेपर भी लगवाए थे, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पर भी सर उतना ही ज़्यादा फोकस किया था। तो उससे क्या कुछ हेल्प मिली हमें? और कितने क्वेश्चंस का अगर हम देखें कि एक नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट है तो उसे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कुछ लिमिटेशंस हैं, या फिर कुछ इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जो सर पर डे टारगेट था, कम से कम 2 से 3 पेपर पर डे सॉल्व किया, और ये टारगेट सर लगभग लास्ट के 1 मंथ पूरा चला, 1 महीने पूरा सर ये टारगेट था कि 2 से 3 पेपर सॉल्व करना है, और किए। अच्छा, तो उसमें जैसे पेपर सॉल्व किए, तो उन क्वेश्चन से क्या हमें रियल एग्जाम में क्या कुछ हेल्प मिली उनसे? हाँ सर, बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि पहले तो हमें इन चीज़ से ये पता चलता है कि पेपर का फॉर्मेट क्या है, जो रिसेंटली जो पेपर आए हैं उसका फॉर्मेट का पता चलता है। है। सर मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का या पेपर लगाने का। और क्या कुछ क्वेश्चंस हमें रिपीट मिलते हैं, क्या पैटर्न कुछ रिपीट मिलते हैं? हाँ सर, सेम एग्जैक्ट, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक जो है पैटर्न रिपीट होता है। हाँ, पैटर्न तो ऑलमोस्ट रिपीट होता तो है। वो वही पैटर्न हमें पेपर को सॉल्व करने से पता चल जाता है। अच्छा, तो जैसे अपना मटेरियल क्या था स्टडी का, किस टाइप के स्टडी मटेरियल को हमने प्रेफरेंस दी, क्या बुक्स थी हमारी, कुछ स्पेशल बुक्स थी, या फिर जो नॉर्मल हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हमने देखी? नहीं सर, कोई एक्स्ट्रा नहीं किया, बल्कि फर्स्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा करा था, तो उसका रिजल्ट सामने था क्या हुआ। अच्छा। तो अब जो है इस अटैम्प्ट में क्या काम करा कि सिर्फ एनसीईआरटी फोकस किया। आपने बताया एनसीईआरटी ही मैन है फोकस, तो एनसीईआरटी में क्या था कि एनसीईआरटी प्लस उसके पीछे के सॉल्व या अनसॉल्व जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, मेनली केमिस्ट्री या बायो में एक्सरसाइज दिए, उसको सॉल्व करना था मेन टारगेट। और जैसे हाँ, ये तो हम जानते हैं कि जो भी नीट का पैटर्न अब हो रहा है और लास्ट के 5 to 6 ईयर से चल रहा है, तो टोटली एनसीईआरटी पर वो फोकस कर रहे हैं। तो हमारे जो भी थ्योरी है या फिर जो क्वेश्चन है वो टोटली बेस्ड है एनसीईआरटी पर। तो ऑलमोस्ट हर टीचर का आई थिंक यही पहला टारगेट रहता है कि वो बच्चों को एनसीईआरटी पर फोकस कराए, जो कि हमने भी किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई और उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आया। तो अब जैसा किस तरीके से महसूस हो रहा है, हमने रिज़ल्ट लिया, चीज़ों को मेहनत की, लास्ट टाइम पर लोड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा। अच्छा, कुछ जो बच्चे फेस करते हैं लास्ट टाइम पर, लास्ट के 1-2 महीने में मेंटल प्रेशर, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर बच्चे फेस करने लगते हैं, तो उस मेंटल प्रेशर को किस तरीके से टैकल किया, टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, क्या हमने, और किस तरीके से चीज़ों को इनको देखा? सर इसमें क्या था कि सबसे पहले जब मैं थोड़ा परेशान हुआ तो मैंने देखा कि मैं मेंटली प्रेशराइज हूँ, तो मैंने उस टाइम मूवी 1-2 बीच को मूवी देखना शुरू की कि मैं परेशान हूँ, पढ़ते पढ़ते जो है मेरे ऊपर प्रेशर है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, तो मैंने ये मूवी देखी। सोशल साइट से दूर रहा, सोशल मीडिया से दूर रहा, लेकिन मूवी देखी इस टाइम। हाँ, तो मूवी से थोड़ा दिमाग को हाँ, रिलैक्स मिलता है, और सोशल साइट्स का बिल्कुल अवॉइड। हाँ, सोशल साइट्स बिल्कुल अवॉइड। यहाँ तक कि अब भी मेरी फेसबुक आईडी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम वगैरह। चलो वो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। सर। ठीक है, तो अच्छा, जैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे, और एग्ज़ाम के बाद की फीलिंग क्या थी,
क्या लग रहा था कि क्या हो पाएगा इस बार या फिर नहीं, एंजाइटी वगैरह कुछ? सर एंजाइटी तो बहुत ज़्यादा थी कि पता नहीं कहाँ पर मेरिट गिरेगी, कितने मार्क्स तक मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन जब सामने रैंक रिजल्ट आया और रैंकिंग जब सामने आई तो फिर कंफर्म हो गया कि हाँ मिल ही जाएगा। और ऐसा हुआ कि फर्स्ट राउंड यूपी का हुआ, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ और मैं उसमें एडमिशन ले चुका हूँ। तो अब किस तरीके की फीलिंग आ रही है? लग रहा है कि हाँ कुछ अब सर मेहनत का फल मिला है? हाँ सर, क्या और बताया जाए। अब आप सोच सकते हैं, अब जैसा कि सर मैं आपको पहले बता चुका हूँ हाँ। कि मेरे फैमिली में 12th पास करने वाला मैं ही पहला बंदा था। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तुमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है अब। तो जब रिज़ल्ट आया उसके बाद स्टेट की रैंक लिस्ट आई और कॉलेज अलॉट हुआ, तो घर वालों का किस तरीके से रिएक्शन था? किस तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? सर अब जैसा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, जब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि मैंने बताया, तो मुझे ये फील हुआ कि अब तक की सबसे बड़ी खुशी उन्हीं के लिए ये थी। इससे बड़ी खुशी मैं दे नहीं सका और ना उन्हें इतनी खुशी कभी इससे पहले वो हुए। ये सबसे बड़ी खुशी है उनकी। ओके, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक जाते जाते हम एक चीज़ के बारे में और थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि हर बंदे के पीछे, जो एक सक्सेसफुल बंदा होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक पर्सन होता है जिसका कहीं ना कहीं रोल तुम्हें बनाने में रोल होता है। तो आप अपने इन सब चीज़ों का आप यहाँ तक पहुँचे हैं एक छोटे से गांव से निकल कर के, और अपने ख़ानदान में पहले 12th पास और उसके बावजूद आप नीट क्वालिफाइड हैं। तो कौन ऐसा है, कई सारे लोग होते हैं किसी के जीवन में जो उनकी सक्सेस को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप अपना ये सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले क्रेडिट जो है वो मेरे पेरेंट्स को है, जिन्होंने कि इतनी छोटी फैमिली से ऐसे सपने दिखाए मुझे और ख़ुद भी देखे। और सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को, मेरे अम्मी पापा को जाता है। और सेकंड में सर जो टीचर्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्हें जाता है। और टीचर्स में बात करूं तो सर आप हैं जो लास्ट के 1-2 मंथ मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, मुझे मोटिवेट किया। आई एम वेरी थैंकफुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी हेल्प की। तो जाते जाते स्टूडेंट्स के लिए क्या स्पेशल कुछ मैसेज, किस तरीके से वो प्रिपेयर करें अपने आप को, क्या गलतियाँ ना करें, कुछ बताना चाहेंगे? सर मेरा मैसेज यही है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। आप ऐसा नहीं कि एक गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम रेगुलर होंगे तभी हमें सक्सेसफुल मिल सकती है। क्योंकि नीट इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है, बट रेगुलर इज़ कंपलसरी, रेगुलरिटी इज़ कंपलसरी। रेगुलर होना पड़ेगा। आज जो बच्चे प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, टालते रहते हैं, कल परसों कल तो कभी नहीं होता, ये भी तो है। हाँ, तो हमें चीज़ों को बस रेगुलरिटी के साथ मेंटेन करना जी है। सर। आई थिंक वो ज़्यादा नेसेसरी है और हमने किया भी यही है। तो बहुत बहुत बधाई आने के लिए यहाँ पर। और तो हमारी कामना है कि आप अपनी लाइफ में आगे भी सफलता के झंडे गाड़ते रहें और आपकी लाइफ ऊंचाइयों को छूती रहे। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। आने के लिए यहाँ पर शुक्रिया। थैंक यू सर। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी हेल्प की, और मैं सर आपका लाइफ टाइम आभारी रहूँगा इस चीज़ के लिए। हाँ, बहुत शुक्रिया। और जहाँ भी ज़रूरत होगी हम स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम इस तरीके की स्ट्रेटजी वीडियो भी आपके सामने लाते रहेंगे, और किस तरीके से सब्जेक्ट को ग्रिप में करना है, हमें क्या क्या गलतियां हैं उनको हम ना करें, ताकि हम सिलेक्शन को आसानी से ले सकें। और तब तक के लिए आप देखते रहिए वक्त एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।